Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. So today we'll continue our discussion of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution for class 9th. In the previous lecture we discussed about how French Revolution created an impact in the world, and this revolution brought a change in many societies which was witnessed in the part of Russia as well. And from there, people developed a sense of nationalism, society was structured, ideas differed, but there was a difference. Difference in the society was there. Like I have told you, Britain favored the Church of England, means Catholic Church, whereas Austria, Spain, they were favoring Catholic. Britain favored Church of England, while Austria, Spain favored Catholic churches. So these differences was there, and in contrast, liberals were there, conservatives were there, Democrats were there, whose ideas were coming in the society, and many people were witnessing a change with the ideas from the liberals, from the revolutionaries, from the conservatives. तो समाज में कहीं ना कहीं इनके आइडियाज़ से एक बदलाव आ रहा था, और 18th सेंचुरी का एंड और 19th सेंचुरी की शुरुआत इसी टर्मोइल में रही. टर्मोइल का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कोई भी चीज़ें स्पष्ट ना हो. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लगभग पूरी दुनिया पर एक गहरा असर छोड़ा था, और उसका असर रशिया में भी दिख रहा था. और 19वीं शताब्दी में, मतलब 18th सेंचुरी से हम मानकर चल सकते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी. ठीक है, एज ऑफ इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुआ था. 19th सेंचुरी में वही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अपने चरम सीमा पर था, तो रशिया में भी उसका इम्पैक्ट दिखा. हालांकि हमने स्ट्रक्चर देखा था रशिया का, जो रशिया का एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन था, मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में ही डील करते थे. लेकिन 19th सेंचुरी में ये चेंज आने लगा, और सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी. और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी तो समाज में किस तरह का बदलाव आया, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे. सो द टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. सबसे पहला, दैट दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स, ये जो चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेट अप, मैनी पीपल वर ओपनिंग इंडस्ट्रीज, सो दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल ट्रेंड वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. ये एक नए युग की शुरुआत थी. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. ये वैसा टाइम था जब समाज भी बदल रहा था, इकोनॉमी, द वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज ऑल्सो चेंजिंग. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप. ये वो समय था जब बहुत सारे नए शहर बनने लगे थे और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप होने लगी थी. देखो, शहर ऐसे ही बनता है, कहीं पर इंडस्ट्री बनेगी, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर लोग रहना शुरू करेंगे, फिर वो बाकी ज़रूरतों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. अगर आप जूनियर क्लासेस में हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर टेम्पल टाउन्स का जिक्र हुआ करता था. पुराने ज़माने में किंग्स यूज टू बिल्ड टेम्पल्स. जब टेम्पल बनते थे तो क्या होते थे, वहाँ पर फूल वाला बैठ गया, सब्जी वाला बैठ गया, मोची बैठ गया, कभी कोई फल वाला बैठ गया. तो इस तरह से लोग क्या करते थे, वहीं पर रचना बसना शुरू कर देते थे, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलप होनी शुरू हो जाती थी. सो दिस इज़ हाउ सिटीज़ इमर्ज. तो रशिया में भी 19th सेंचुरी में ऐसा ही हुआ, जहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बिठाना शुरू किया, वहाँ पर धीरे धीरे लोग आने लगे, फैक्ट्री में काम करने के लिए आने लगे. तो हुआ क्या, इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड. रेलवेज एक्सपैंडेड, रेलवे का शुरुआत हो गया, रेलवे की पटरियाँ बढ़ने लगी, तो जो है ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ने लगा, और ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ेगा तो मार्केट की रीच आगे बढ़ेगी, है ना. एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड, और दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रशिया में शुरू हो गई. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो लोग काम करने के लिए आने लगे, औरतें, बच्चे और जवान, है ना. औरतें, बच्चे और जवान लोग जो है वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आने लगे. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. हालांकि वहाँ पर एक चीज़ क्या थी
दिक्कत ये कि वर्क आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, मतलब काम ज़्यादा टाइम तक होता था और काम का जो दाम होता था वो बहुत कम दिया जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है, एक मजदूर जो दिन भर काम करेगा और उसे कम पैसे मिलेंगे तो वो अच्छे कंडीशन में तो रह नहीं सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल या फिर कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, राइट। तो इसका असर क्या पड़ेगा? तो इसका असर आपके समाज में पड़ेगा, और आपका इनकम कम है तो आपकी लाइफ स्टाइल भी उसके हिसाब से डिफर करेगी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द सोसाइटी ऑफ रशिया। और यू कैन से जो शहरों में नई सोसाइटीज़ बन रही थी वहाँ पर किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा इस सिचुएशन से, ठीक है। तो शहर में भीड़ अपने आप बढ़ने लगी। इससे हमें एक चीज़ का समझ आ गया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे लोग धीरे धीरे शहर की ओर माइग्रेट होने लगे, राइट। वो धीरे धीरे शहर की ओर माइग्रेट होंगे। अब शहर की ओर माइग्रेट हुए तो उनके साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या होने लगा? वर्क आवर्स लॉन्ग होने लगे, वेजेस कम होने लगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम निकल कर आया, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड। जब फैक्ट्रियों के पास काम नहीं होता था तो वो लोगों को फैक्ट्री से निकाल देते थे, तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट जो था दैट वाज कॉमन। सो अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन ड्यूरिंग लो डिमांड। जब फैक्ट्रियों के पास डिमांड कम होता था तो वो अपने मज़दूरों को निकाल देती थी या उन्हें पैसे नहीं देती थी, तो इस समय लोगों के पास नौकरियां कम होती थी, और जब नौकरियां कम होगी तो कहीं भी इकोनॉमिक हार्डशिप से वो गुजरेंगे, राइट। लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। अब मान लो इंडस्ट्रीज़ हो गया, लोग शहर में काम करने आ गए, लेकिन शहर को प्लान करके तो बनाया नहीं गया। जैसे तैसे बस शहर बना दिया, कहीं कोई कॉलोनी बना दी, लोगों ने ज़मीन खरीद लिया, मान लो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, जैसे तैसे जीवन बसर करने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है हाउसिंग एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा, राइट। सो हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। सो हाउसिंग एंड sanitation were problems since towns were growing rapidly। तो एक टाउन जिसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होगी। यहाँ भी रशियन शहरों में ये प्रॉब्लम होने लगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। तो कुछ लोग, जैसा हमने बताया, लिबरल्स रेडिकल्स जो सोसाइटी में एक बदलाव चाहते थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लिबरल्स एंड रेडिकल्स searched for solutions to these issues। कौन से issues के? हाउसिंग एंड सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, to these issues, ठीक है। इनकी समस्याओं का समाधान लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ढूंढा जाने लगा। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी? जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थे वो किसकी प्रॉपर्टी थी? वो थी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि उसका मालिक कोई ना कोई एक आधा इंसान था। मतलब एक के पास बहुत पैसा, बाकियों के पास कोई पैसा नहीं, या फिर बहुत गरीबी। So almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employees। अच्छा, इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोगों के थे,
इंडस्ट्रीज बहुत सारे लिबरल्स के भी थे, जो लोग लिबरल्स के विचारधाराओं पर चलते थे, बहुत सारे लोग जो अपने आप को रेडिकल ग्रुप के मेंबर कहते थे, वो भी इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है अब कि जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, जो हाउसिंग एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, वर्किंग आवर्स लॉन्ग हैं, वेजेस कम हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है। सो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स. So liberals and radicals themselves were often property owners and employers, having made their wealth through trade or industrial ventures. They felt that. तो सवाल उठता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स ने पैसे कमाए कहाँ से? तो इन्होंने पैसे कमाए थे थ्रू ट्रेड एंड वेंचर्स, मतलब समुद्री यात्राओं पे जाकर, थ्रू ट्रेड, सी वेंचर्स या सी रूट्स या सी ट्रेड, यहाँ से इन्होंने पैसे कमाए थे और ये धीरे धीरे फ्रॉम मिडिल क्लास दे केम टू एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास. तो इन्होंने सोचा, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड. तो रेडिकल्स और लिबरल्स ने एक बात ये सोचनी शुरू कर दी कि हम इकोनॉमी को तभी डेवलप कर सकते हैं जब हमारे यहाँ जो वर्किंग क्लास है वो पढ़ा लिखा होगा, मतलब वो लेबर जो पहले अनस्किल्ड ग्रुप में आता है उसे स्किल्ड बनाना होगा. ठीक है, सो दे स्टार्टेड और यू कैन से दे प्रमोटेड एजुकेशन एंड सैनिटेशन इन द सोसाइटी. उन्होंने दो चीज़ों को समाज में प्रमोट किया. पहला चीज़ था एजुकेशन और दूसरा था सैनिटेशन, साफ सफाई. क्योंकि वी ऑल नो दैट हेल्थ इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग. अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी. तो अगर ये दो चीज़ किसी भी कंट्री का ठीक रहता है, एजुकेशन सिस्टम और सैनिटेशन सिस्टम, तो उस कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो मेनली एसेट होता है रादर देन लाइबिलिटी. ठीक है, सो दे स्टार्टेड encouraging this. Opposed to the privileges of the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. इन्होंने भी जो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लैंड ओनर है, उसके बच्चे बड़े लैंड ओनर बनेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की. अगर कोई अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है, मेहनत से अमीर बन रहा है, मेहनत से प्रमोट हो रहा है, तो वी मस्ट प्रमोट दैट काइंड ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. And this is the only way they thought that society was going to change. So this is how they started promoting these kind of things. If freedom of individual was ensured, if poor child could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. इनका ऐसा मानना था कि if freedom of individual was इंश्योर्ड, अगर किसी इंडिविजुअल को हम फुल फ्रीडम देते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोर्स, इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल was ensured, if the poor could labor, अगर गरीबों को हम काम दे सकते हैं, if the poor could labor, and those with capital could operate without restraint, जिनके पास पैसा है वो इन दो लोगों को मदद करे तो सोसाइटी अपने आप डेवलप होगा. दोज विथ कैपिटल could operate without restraint, बाधा. They believed society could
develop. So this was the way by which liberals and radicals thought of a solution, right? So many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century. और बहुत सारे लोग जो खास करके मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ मिलकर बहुत सारी रैलियां करी ताकि समाज में उनके आवाज़ को भी सुना जाए और उन्हें भी वैल्यू दिया जाए, राइट? ये एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में ऐसा ही कुछ होता रहा रशिया में. Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. कुछ ऐसे भी लोग थे, नेशनलिस्ट थे, कुछ लिबरल्स ऐसे भी थे, कुछ रेडिकल्स ऐसे भी थे जो कि 1815 में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो कि ऑफ कोर्स एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म करना चाहते थे. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग monarchs. So many nationalists liberals and radicals wanted to change the monarchical form of government in 1815, and they were inspired by the revolutionaries of France, Italy, Germany and Russia, and they were inspired by the revolutionaries France, Germany and Italy. यहाँ के भी जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, वो भी एक झटके में चाहते थे कि बदलाव आ जाए. जो 1815 में मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, वो चाहते थे कि बिल्कुल हम ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन कर दें कि यहाँ की सरकार गिर जाए, पीपल्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कम से कम हो, नहीं तो पूरी तरह से कंप्लीट फ्रीडम हो. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स. यहीं पर नेशनलिस्ट की विचारधारा भी आई, जो एक ऐसे देश के बारे में बात करते थे जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुना जाए और लोगों का अधिकार, जिसे हम आज के समय में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ नेशनलिस्ट्स. सो नेशनलिस्ट्स टॉक्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन से. Nationalists talked of democratic form of government, along with the rights of citizen, along with the citizens right. जिसमें आप किसी भी क्लास से हों, चाहे अरिस्टोक्रेटिक क्लास से हों, चाहे मिडिल क्लास से हों, लोअर मिडिल क्लास से हों, you belong from a farming background, your right should be preserved in the country, right? So this was what nationalists talked about. So after 1815, Giuseppe Mazzini, a famous Italian nationalist revolutionary, conspired with others to achieve this in Italy. और ये इतना चीज़ हो ही रहा था कि तभी इटली में मजीनी नाम का एक रिवॉल्यूशनरी था
जिसने इटली में अपने ही सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, वो फेल्ड अटेम्प्ट था और उसे एग्जाइल में भेज दिया गया था। ठीक है, नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स। इतना सब कुछ हुआ ही था कि इन 1815 there was an Italian nationalist whose name was Mazzini. Okay, in 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, revolted against his own government and tried to end up monarchy. But unfortunately it was a failed attempt. ठीक है, he tried to end up monarchy, लेकिन वो एक failed attempt था और मजीनी को एग्जाइल में भेज दिया। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज़, यंग इटली इन यूरोप एंड यंग बार्ने, इन्होंने बनाई थी। दैट विल रीड इन क्लास 10th ऑफ कोर्स। सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज देयर एंड स्ट्रक्चरल चेंज वॉज देयर। तो यहीं से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिटीजन्स राइट की बात है, तो इन्हीं चीज़ों ने कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर सोशलिज्म का बीज बो दिया था। एंड दिस इज़ हाउ सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड इनटू, यू कैन से सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड बाय सोशलिज्म। तो यहीं से सोशलिज्म की बीज निकली थी 19th सेंचुरी यूरोप में। सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया था जिसने पूरे यूरोप में वाइड स्प्रेड अटेंशन लिया। All these things we'll discuss in the next video lecture. Till then, keep smiling, keep happy. Thank you.